नमस्कार, मैं कुंदन आप सभी का आपके चैनल साहित्य गंगा में पुनः एक बार स्वागत करता हूं। आज हम प्रस्तुत हुए हैं धर्मवीर भारती जी की लिखित और बहुचर्चित कहानी गुल की बन्नो लेकर के। गुल की बन्नो कहानी की हम लोग समीक्षा और सारांश दोनों को देखेंगे। समीक्षा के क्रम में अगर हम बात करें इसके प्रकाशन की, तो यह कहानी लगभग 1955 के आसपास लिखी गई है और धर्मवीर भारती जी इलाहाबाद में रहते थे। इलाहाबाद में ही वह एक संस्था है परिमल, उससे जुड़े हुए थे और उस संस्था से एक पत्रिका निकस निकलना शुरू हुई और उस पत्रिका के शुरुआत में यानी प्रवेशांक में ही इन्होंने यानी धर्मवीर भारती जी ने इस कहानी को लिखा है। अब हम लोग इस कहानी के विषय वस्तु की बात करते हैं कि कहानी किस विषय पर आधारित है। तो यह कहानी बेसिकली एक निम्न वर्गीय स्त्री की कहानी है और वह स्त्री क्या युवती है जो 25-26 साल की है। इस उम्र की चर्चा कहानी में भी है। वह एक परित्यक्ता स्त्री है, बेबस है, माँ बाप भी नहीं है, पति के अलावा कोई नहीं है और शरीर पे उसको कुबड़ा निकला हुआ, वो भी कुबड़ा कोई बचपन से नहीं रहा, पति के मार के कारण निकला हुआ है और वो शारीरिक कष्ट में तो है ही, साथ ही वह समाज में अपने वजूद के लिए मानसिक तौर पे भी संघर्ष कर रही है। उसकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं है, माँ बाप भी नहीं है, अपने मैके में आकर रह रही है। गरीबी से त्रस्त स्त्री की कहानी है। सामाजिक विषमताओं की चर्चा है। बाल सुबोध भावनाओं का भी चित्रण है इस कहानी में। जब गुलकी अपना दुकान खोलती है तो बच्चे परेशान भी करते हैं, साथ भी देते हैं और बच्चे तो बच्चे होते हैं। हूबहू धर्मवीर भारती जी ने इस कहानी में उन सब चीज़ों को उतारा हुआ है। हम इस चीज़ की चर्चा कर लेते हैं कि इसमें पात्र कौन कौन है, फिर हम पात्रों के साथ कहानी को जोड़ करके आपको बताते चलते हैं। तो प्रमुख पात्र तो इस कहानी की गुल की बन्नो ही है और गुल की बन्नो की उम्र पहले भी हमने बताया 25-26 साल है। दूसरी पात्र है घेघा बुआ, जो कि तत्कालिक तौर पे मदद देती है, अपने यहाँ पर जगह देती है दुकान करने के लिए। इसके अलावा मिरवा, मटकी, झबरी कुतिया का नाम है और मिरवा का असली नाम मिहिर लाल है। इसके अलावा खोचे वाली का लड़का मेवा, ड्राइवर साहब की लड़की निर्मल, मैनेजर साहब का लड़का मुन्ना बाबू और एक सत्ती है जो साबुन बनाने वाली है। अच्छा, मैनेजर लिखा हुआ है धर्मवीर भारती जी ने, मैनेजर नहीं लिखा है, मैनेजर। अब हम लोग कहानी के सारांश की तरफ चलते हैं। कहानी में जो शुरुआत है वह घेघा बुआ के दरवाजे पर गुलकी बैठ करके सब्जी का कारोबार करती है, छोटी सी दुकान लगाती है। क्योंकि घेघा बुआ का दरवाजे पर जो बाहर बरामदा है छोटा सा जो निकला रहता है, वो अच्छा जगह है और घेघा बुआ ने दिया हुआ है। एक मिरवा है जिसका नाम मिहिर लाल है, पहले भी हमने बताया, और उसकी बहन मटकी है और इन लोग के साथ एक झबरी कुतिया भी रहती है। यह तीनों आकर के अगल बगल वहाँ पे बैठे रहते हैं और इन दोनों के यानी मिरवा और मटकी जो दोनों भाई बहन हैं, इनके पास भी कोई माँ बाप नहीं है। इसके बारे में धर्मवीर भारती जी ने इस कहानी में लिखा है कि मिरवा और मटकी जानकी उस्ताद के बच्चे थे जो एक भयंकर रोग में गल गल कर मरे थे और दोनों बच्चे भी विकलांग, विक्षिप्त और रोगग्रस्त पैदा हुए थे। झबरी कुतिया के सिवा कोई भी उनके पास नहीं बैठता था। गुलकी के अलावा कोई भी उन्हें अपनी देहरी या दुकान पर चढ़ने भी नहीं देता था। इसके बाद जब गुलकी अपना सब्जी लेकर के मार्केट से आती है तो अक्सर मटकी यह कहती है कि एक ठो मूली दे दो ए गुलकी, और यह बार बार रट भी लगाती है, एक मूली ए गुलकी एक। बच्चे अक्सर जिद करते हैं, वो हूबहू वैसा ही जिद को इन्होंने चित्रित किया है। मटकी के ऊपर गुलकी को गुस्सा आता है। गुलकी मटकी को मार देती है क्योंकि वो बिना पूछे
उसका मूली छू देती है और इस पर बच्चों की मंडली में खलबली मचती है, कैसे गुलकी ने मटकी को मारा। और मटकी सिसकते सिसकते बोलती भी है कि हमके गुलकी मारिस है, हाय हाय हमके नरिया ढकेल दिहिस। अरे बाप रे, ये गुलकी जो है बच्चे की तरह ही बोल रही है। अच्छा, यहाँ पे शब्द इलाहाबाद में ऐसे ही बोले जाते हैं। ये जो वाक्य संरचना है या संवाद है, ये हूबहू इलाहाबाद के हैं। इलाहाबाद में आज भी ऐसे ही बोले जाते हैं। फिर बच्चों की जो टोली है जिसमें कई बच्चे हैं, और ये सबों को जब मालूम पड़ता है तो ये सब जाते हैं और गुलकी के पीठ पर एक मुट्ठी धूल पीठ पर डाल देते हैं। गुलकी का मुंह तमतमाता भी है, गला भी रूंध जाता है, रोने का इच्छा हो जाती है, क्या करे। फिर बच्चों का जुलूस इसको परेशान करता है और नारा लगाता है, अपने देश में अपना राज, गुलकी की दुकान बाइकाट। नारा लगाते हुए जुलूस बच्चों का चला जाता है। और फिर चर्चा है कहानी में कि गुलकी की उम्र तो ऐसे 25-26 साल थी, लेकिन वह 80 साल से कम नहीं लगती थी। आगे कहानी बढ़ती है। इसी में एक दिन घेघा बुआ गुलकी से गुस्सा जाती हैं। ऊपर से वो छत का पानी खोल करके, जो नाली का पानी है बरसात का, उसको खोल करके सारा का सारा उसके सब्जी पे गिरा देती हैं और डांट फटकार के बेइज्जत करके भगा देती हैं। तब गुलकी बन्नो साबुन वाली सत्ती के घर पे जाती है और वहीं पे रहती है, क्योंकि उसका घर जो था वो भी जीर्ण शीर्ण अवस्था में था, टूट फूट गया था। और पहले से ही निर्मल के माँ बाप की निगाह उस प्रॉपर्टी पे उसकी लगी हुई थी। सत्ती दिल की साफ है इस कहानी में, और वो गुलकी की सहयोगी पात्र भी कही जाएगी। उसको सपोर्ट करती है, फिर कहती है दुकान भी लगाओ, जैसे है वैसे चलाओ, खाने पीने में भी सहयोग करती है। गुलकी रहती है। तभी अचानक उसका यानी गुलकी का पति आता है। घेघा बुआ को भी मालूम है कि निर्मल के बाबू यानी ड्राइवर साहब और उसके माँ दोनों गुलकी की प्रॉपर्टी लेने के इच्छुक हैं, किसी भी तरीके से औड़ी कौड़ी करके वो लेना चाहते हैं। और इसमें यह साथ देती है घेघा बुआ। घेघा बुआ भी बहुत शातिर दिमाग की है। एक तरफ तो गुलकी की बेइज्जती करके भगा दी रहती है, सत्तो उसके तरफ से यानी गुलकी की तरफ से जा के घेघा बुआ से लड़ने की कोशिश भी करती है। घेघा बुआ डर भी जाती है, मैटर थरतर परतर होता है, क्योंकि सत्ती के हाथ में हमेशा साबुन काटने वाला चक्कू रहता है। और सत्ती दिल की साफ भी है, वो साथ देती है। और वही सत्ती कहती भी है कि गुलकी मार अपने पति को, यही था ना जो तुमको छोड़ दिया था। जब पति आया होता है तो गुलकी के पति से बड़े प्यार से निर्मल के पिताजी और घेघा बुआ बात करते हैं। इवन निर्मल की माँ भी बात करती है, जैसे अपने निर्मल को बुला के कहती है, बेटा ई हमारी निर्मला है। ए निर्मल, जीजा जी हैं, हाथ जोड़ो। बेटा गुलकी हमारी जात बिरादर की नहीं तो क्या हुआ, हमारे लिए जैसे निर्मल वैसे गुलकी। अरे निर्मल के बाबू और गुलकी के बाप की दांत काटी रही, एक मकान बचा है उनकी चिन्हारी, और का। एक गहरी सांस लेकर निर्मल की मां ने कहा। बुआ आ गई थी, वो भी कहती है, घेघा बुआ, अरे तो का उन्हें कोई इनकार है? अरे 100 रुपया तुम देबे क्यों रहो, चलो 300 रुपया और दे दो, अपने नाम कराए लियो। गुलकी का पति क्या बोलता है, 500 रुपया से कम नहीं होगा। आगे बात होती है भवा भवा, अरे बेटा दमाद हो, 500 रुपया कहबो तो का निर्मल की माँ को इनकार है? घेघा बुआ कहती हैं, उनका कमीशन इसमें 100 रुपया फिक्स था। फिर गुलकी का पति निर्मल के माँ बाप को जमीन 500 रुपया में लिख देता है। रजिस्ट्री होने के बाद 100 रुपया कमीशन घेघा बुआ भी लेती हैं। वही निर्मल के माँ बाप को जमीन मिल गया है तो थोड़ा पूजा पाठ भी कराएंगे, तो वो लोग पूजा पाठ कराते हैं। फिर विदाई होता है और उस विदाई में खुशी खुशी यह जाने के लिए तैयार बैठी है। कौन? गुलकी बन्नो। और जाती है। जाते समय जिस बच्ची को मटकी को डांटी थी उसको एक अधन्नी दे जाती है। इक्का से वो चले जाती है और अंत में सिर्फ झबरी
जो कुतिया है वो सड़क तक इक्के के साथ गई और फिर लौट के आ जाती है। कहानी यहीं खत्म हो जाती है। गुल्की के नाम के साथ बन्नों का प्रयोग स्पष्टतः विडंबनापूर्ण है। एक विडंबना है बस। बन्नो शब्द कई जगह समाज में और भी जगहों पे लिया जाता है, बन्नो रानी कहा भी जाता है। वैसे यह कहानी पूरी विडंबनाओं पर ही आधारित है। ऐसा लगता है कि भारती जी ने इन्हीं के माध्यम से अपनी समय के कस्बाई जीवन का निम्न वर्गीय यथार्थ को पकड़ा है और इस कहानी में गुल्की के दुर्भाग्य का ही वर्णन है। दुखद यह है कि यह दुर्भाग्य नियति प्रदत्त न होकर के मनुष्य प्रदत्त है। इस मनुष्य में उसका स्वार्थी और हैवान पति तो आता ही है, उसके मायके वाले मोहल्ले की, जहां वह ससुराल से निकाले जाने के बाद आ जाती थी, औरतें भी आती हैं। इसी में जैसे निर्मल की माँ और घेघा बुआ। आगे इस क्रम में निर्मल का बाप, जो लड़की पात्र है, उसका बाप ड्राइवर है, जो गुल्की से अंततः उसके मकान की जमीन झटक लेता है। इस कहानी के वस्तुतः 3 कोण हैं। एक कोण गुल्की है, दूसरा उसका पति और तीसरा मायके की औरतें और बच्चे हैं जो कि उसे गुल्की को परेशान करते हैं। अंत में गुल्की को शरण देने वाली, उसका पक्ष लेने वाली दबंग औरत सत्ती भी है, जिसका तेवर देखते ही बनता है, जो साबुन वाली सत्ती है। जब गुल्की का पति अपनी दूसरी पत्नी की सेवा के लिए, जिसे बच्चा होने वाला था, उसे लिवाने आया तो सत्ती उसे लिए उसके पास पहुंची और गरज कर बोली, यही कसाई है गुल्की, आगे बढ़कर मार दो 2 चपेटा इसके मुंह पर, खबरदार जो कोई बोला। फिर इसी तरह बच्चे भी अंत में अपनी सहृदयता का परिचय देते हैं, इस कहानी के जो बच्चे हैं वो। और गुल्की जाते वक्त मटकी को एक अधन्ना दे गई थी। मटकी ने डरते डरते मैनेजर साहब के लड़के मुन्ना से पूछा कि क्या वह ले ले। इसके आगे वह कहता है ले ले, बड़ी मुश्किल से मुन्ना ने कहा था, और उसकी आंखों में 2 बड़े बड़े आंसू डबडबा आए। उन्हीं आंसुओं की झिलमिली में कोशिश करके मुन्ना ने जाते हुए इक्के की ओर देखा था। गुल्की आंसू पोंछते हुए पर्दा उठाकर सबको मुड़ मुड़ कर देख रही थी। निर्मल के बाप ने शुरू में गुल्की के प्रति सहृदयता दिखाकर भी अंत में उससे अपना स्वार्थ सिद्ध कर लिया। और गुल्की के पति को क्या कहना, उसके जालिम पने की धार बदस्तूर अपनी जगह पर थी। गुल्की ने पति प्रेम के वशीभूत उसे मेवा के मार्फत पान भेजवाया था, लेकिन उसका पति था जो घेघा बुआ से कह रहा था, इसे ले तो जा रहा हूं, पर इतना कह देता हूं, आप भी समझा दें इसे कि रहना तो दासी बनकर रहे, न दूध की न पूत की, हमारे कौन काम की, पर हाँ औरतिया की सेवा करे, उसका बच्चा खिलावे, झाड़ू बुहारू करे तो 2 रोटी खाए पड़ी रहे, पर कभी उससे जबान लड़ाई तो खैर नहीं, हमारा हाथ बड़ा जालिम है, एक बार कुबड़ निकला तो अगली बार प्राण ही निकलेगा। कहानी की शुरुआत ही ऐसा यथार्थ वर्णन से होती है कि हमें जैसे एक और रेणु जी का साक्षात्कार होता है, कस्बाई रेणु जी का, भारती ने इस पूरी कहानी में चित्रण की विलक्षण सटीकता का परिचय दिया है। यह चित्रण असाधारण धीरता के साथ किया गया है। जितना यथार्थ बच्चों का और औरतों का व्यवहार है, उतना ही स्वयं गुल्की का भी, जो अंत में पति के चरणों में रो रो कर यह कहते हुए बिछ जाती है, हाय हमें काहे को छोड़ दियो, तुम्हारे सिवा हमरा लोक परलोक और कौन है, अरे हमरे मरे पर कौन चुल्लू भर पानी चढ़ाए। गुल्की घेघा बुआ के सामने एक बार तंती है, लेकिन अंततः अपने पति ही ने सत्ती को छोड़कर, जो उसे पति से विद्रोह करने की शिक्षा दे रही थी, सबसे समझौता कर लेती है। वह कहती है कि सत्ती ने हमारे लिए अपनी सगी बहन से भी ज्यादा किया है, पर भैया अब जो कहो कि हम सत्ती के कहने से मर्द को छोड़ दे, सो नहीं हो सकता। पति के उसे लिवाने आने के साथ ही उसकी भीतर दबी हुई स्त्री सुलभ सारी आकांक्षाएं जग जाती है, जिनमें संतान प्राप्ति की आकांक्षा भी है, और वह सारा व्यवहार एक सौभाग्यवती स्त्री की तरह करने लगती है।
यह इस कहानी की सबसे बड़ी विडंबना है जिसे भारती ने अपनी अपरिमेय सृजनशीलता के साथ उभारा है। अब अंत में इस कहानी के भाषा शैली की बात किया जाए तो इस कहानी को सरसता प्रदान करने वाली एक चीज इसके संवादों में यत्र तत्र प्रयुक्त होने वाली अवधि भी है, जिससे भारती जी ने एक नया रूप में सजोया है। भावात्मक शैली है जिसमें सहज तरीके से जो बातें उठती हैं उसको धर्मवीर भारती जी ने यहाँ पे लिखा है। चित्रात्मक शैली भी है, बड़े ही अच्छे से शब्दों की चतुराई के साथ वो चित्रों को सजीव कर देते हैं और मुहावरों और कहावतों ने भी भाषा में इनके चार चांद लगाए हैं। अनेक स्थलों पर धर्मवीर भारती जी की भाषा अलंकारिक और चित्रात्मक हो गई है। इस प्रकार यह देखा जा सकता है या कहा जा सकता है कि भारती जी की भाषा संयत, सशक्त और प्रभावपूर्ण है। अंत में यही कहा जा सकता है कि धर्मवीर भारती अपनी कहानी गुल की बन्नों में उपेक्षित गुलकी तथा उसके आसपास के सामाजिक परिवेश को यथार्थ रूप में जब प्रस्तुत करते हैं तो इससे उनकी गहरी अनुभवशील प्रकृति और सारी रचनात्मक शक्ति की पहली प्रण अभिव्यक्ति प्रदान होती है। यह थी गुल की बन्नों कहानी का समीक्षा और सारांश। हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह पसंद आया होगा। यदि आपको पसंद आया होगा तो हम आपसे आग्रह करेंगे कि आप इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करिएगा। अगर कुछ चीज़ें आपको पूछनी हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आग्रह करेंगे कि और भी आपको अगर वीडियो देखना हो तो आप साहित्य गंगा के प्लेलिस्ट में जाकर के कहानी, निबंध, उपन्यास और नाटक के सब बने हुए हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं। हम आगे फिर आपसे किसी और रचना पे मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।